आज हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उससे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली मैक्सिमम गैस है जो 78% पाई जाती है, परंतु पौधे इस नाइट्रोजन का सीधे तौर पे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसमें कहूँगा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है पौधे उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन आपके पास में अवशोषण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं और या कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा इस नाइट्रोजन को अवशोषित योग्य कंटेंट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में इसका अवशोषण किया जाता है। तो देखो मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसका मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये मैं कहूं ये नाइट्रोजन गैस है आपके पास में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन या तत्वीय नाइट्रोजन। देखो ये कह दिया मैंने वायु मंडलीय नाइट्रोजन, ठीक, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना, किसमें बदलना, यौगिकों में बदलना, जो पौधे अवशोषित कर सकते हैं। किसमें, जो पौधे अवशोषित कर सकते हैं, अर्थात तत्वीय नाइट्रोजन या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में बदलना जिसका पौधों के द्वारा अवशोषण किया जा सकता है। यह क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो डेफिनेशन क्लियर होगी ना। अब डेफिनेशन का विनोग्रेस्की का नाम आता है, क्या आता है, विनोग्रेस्की। ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। विनोग्रेस्की ने सर्वप्रथम नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात किसने की, तो विनोग्रेस्की ने। अब नाइट्रोजन सकता है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या तो आपके पास में किसी भी प्रकार की भौतिक क्रियाओं के द्वारा हो सकता है या कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। इस कारण यहाँ पे हम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। देखो मैं यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो मतलब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका डायरेक्ट कोई फिजिकल प्रोसेस होगी और उसको किसमें, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाए, या किसी सूक्ष्म जीव या जीवित अंश के द्वारा उस नाइट्रोजन या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना, क्या कहलाएगा, जैविक। तो यहाँ पे कहूंगा अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। तो ये अजैविक या भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या भौतिक। और दूसरा जो कंटेंट आता है आपके पास में वो होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो क्या होगा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये स्थिरीकरण। तो यहां पे जैविक नाइट्रोजन। अब देखो डेफिनेशन क्लियर है। अगर मैं कहूं किसी भी भौतिक प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैंने कहा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, किसी भी जीवित अंश या सूक्ष्म जीव के द्वारा नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदला जाता है तो फिर क्या कहलाएगा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगर अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करता हूं मैं तो ये आप कह सकते हैं वायुमंडलीय में होता है, मंडलीय, या कह सकते हैं पर्यावरणीय। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या हो सकता है, पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और यह कहूं मैं औद्योगिक रूप में भी कर सकते हैं। किस रूप में करेंगे, औद्योगिक रूप में। तो यहाँ पे ये औद्योगिक रूप में भी हो सकता है और साथ में किसके रूप में हो सकता है, वायुमंडलीय या पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। अगर नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस क्या आप ये कह सकते हैं वायुमंडल में कोई ऐसी नहीं ऐसी घटनाएं होती है जिनसे डायरेक्ट बिना किसी मानव हस्तक्षेप के क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है, या किसी मानव के द्वारा औद्योगिकों में आपके पास में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है। दोनों में ही जीवित अंश का योगदान नहीं है, इस कारण आप ये कहेंगे अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगर मैं कहूं देखो ये कब होता है, तो यहाँ पे बात आती है कि जब वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है। क्या आती है, बिजली, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है तो क्या होता है, वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है तो क्या होता है, वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है तो क्या होता है, वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है। क्या आती है, बिजली, बिजली कड़कती है।
की तड़ित क्या होती है? बिजली की तड़ित होती है। जब आपको पता है बारिश आती है, वर्षा कह सकता हूं मैं, वर्षा होगी तो क्या होगी? मेघ गर्जना होती है, मेघ गर्जना के साथ क्या होता है? बिजली की तड़ित होती है या बिजली गरजती है आपके पास में। तो उस समय क्या होता है? हाई एनर्जी डेवलप होती है और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों गैस है किसमें? वायुमंडल में। परंतु क्या हो रहा है? बारिश के समय जब बिजली तड़ित उत्पन्न होती है तो आप ये कहेंगे एक हाई एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी के कारण इस नाइट्रोजन परमाणु आपके पास में ऑक्सीजन परमाणु के साथ में अटैच हो जाता है, ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या बना लिया इन्होंने? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आपको पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा कि वायुमंडल में पाए जाने वाले अन्य ऑक्सीजन से वापस क्या कर लेता है? संयोग। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड अब क्या करेगा सेकेंड प्रोसेस में? तो देखो यहाँ पे ये मैं कहूंगा नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। किससे? वापस ऑक्सीजन से संयोग करेगा और जैसे ऑक्सीजन से संयोग करेगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। किसके? देखो मैंने क्या कहा, बिजली की तड़ित होती है तो नाइट्रोजन कंपाउंड ऑक्सीजन कंपाउंड से संयोग करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वापस ऑक्सीजन से संयोग करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, अब ये डाई नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है आपके पास में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे बात करते हैं, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये क्या करते हैं? जल के साथ में संयोग करते हैं। किसके साथ में? जल के साथ में संयोग करते हैं और साथ में कुछ ऑक्सीजन का भी यहाँ पे कर सकते हैं योगदान होता है। क्या होगा? योगदान होगा। तो फिर यहाँ पे जो बना लेगा आपके पास में HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। यहाँ कहेंगे ये क्या बना है? नाइट्रिक एसिड का निर्माण हुआ। देखो यहाँ पे कहेंगे बारिश H2 के मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन वायुमंडल में पहले से ही प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास में ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो अब ये नाइट्रिक एसिड जो बना है, अब ये नाइट्रिक एसिड बरसात के साथ कहाँ आएगा? मृदा में। क्या है? कहाँ आएगा? मृदा में। अब मृदा में पाए जाते हैं क्षारीय कंपोनेंट। क्या पाए जाएंगे? क्षारीय घटक पाए जाते हैं, ये कंपोनेंट पाए जाते हैं जो यहाँ पे इसका आपके पास में कहेंगे लवणों में कन्वर्ट कर देते हैं, या यहाँ पे कहेंगे ये नाइट्रेट में या नाइट्रेट के जो यौगिक होते हैं उसमें आपके पास में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट के यौगिकों में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रेट को पौधे अवशोषित कर लेते हैं। पौधों की जड़ों के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? इस नाइट्रेट को अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये वायुमंडलीय आपके पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा जो स्वतंत्र रूप से बारिश के समय होता है, बिजली की तड़कती तब, तो ये नाइट्रेट यौगिकों को पौधे क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना इस प्रकार होता है। अगर मैं कहूं औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विभिन्न प्रकार की जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उनमें भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है और उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। देखो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये आपके पास में 3H2, ठीक, ये आपके पास में अमोनिया नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसका क्या करते हैं आप? उच्च ताप, हाई टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ में हाई प्रेशर लगभग ये होता है 200 एटीएम। कितना होता है? 200 एटीएम। इस टेम्परेचर पर आपके पास में इन दोनों को संयोजित करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? संयोजित करवाया जाता है। और जैसे ही संयोजित करवाया जाता है यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर सकता है आयरन, या कर सकते हैं कोई भी उत्प्रेरक भी यहाँ पर लिया जाता है। तो उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और उच्च आपके पास में जो प्रेशर होता है उस पर इन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संयोग किया जाता है और अमोनिया का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे? अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या है? हेबर विधि है। कौन सी विधि है? हेबर विधि। तो आपसे पूछा जाए कि हेबर विधि किसके निर्माण के से संबंधित है,
तो आप ये कहेंगे अमोनिया के निर्माण की विधि क्या कहलाती है, हेबर विधि कहलाती है, जहां पर औद्योगिक रूप से आपके पास में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। विभिन्न प्रकार जैसे गड्ढेबान कोटा है, चंबल केमिकल फर्टिलाइजर, वहां पे इन चीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जो मैक्सिमम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार आपके पास में लगभग यहाँ पे कर सकते हैं प्रति हेक्टर 5 से जो आपके पास में लगभग 30 पौंड तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जा सकता है अजैविक मेथड के द्वारा, जिसमें भी मुख्य रूप से कौन सा है, पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखो आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या आता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखना है यहाँ पे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। देखो ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मैंने पहले ही बात कर दी है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। किसके द्वारा होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो यहाँ पर इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं और इनको डायएजोट्रोप कहते हैं, डायएजोट्रोप्स क्या कहेंगे, डायएजोट्रोप्स कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा सहजीवी जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है और इन डायएजोट्रोप्स आपके पास में, तो ये डायएजोट्रोप्स कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में एजोट्रोप बॉन्ड होगा आपके पास में। अब देखो ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो मैंने कहा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव, अब सूक्ष्म जीव प्रकृति में दो कंडीशन में पाए जा सकते हैं, दोनों को ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो कंडीशंस में पाए जा सकते हैं। या तो आप ये कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्वतंत्र रूप से, या कहें सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो दो कैटेगरी डिवाइड की मैंने, सहजीवी रूप से और स्वतंत्र रूप से आपके पास में क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से, तो कुछ प्रकृति में सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, उनको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं, वो किसी के साथ में सहजीवी रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दोनों के ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मैंने कहा इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दूंगा मैं। एक तो अवायवीय आपके पास में जीवाणु है, अवायवीय जीवाणु मुख्य रूप से जीवाणु है। तो ये अवायवीय जीवाणु है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। तो ये क्लोस्ट्रीडियम पेस्टोरियनम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम पेस्टोरियम आपके पास में एक अवायवीय जीवाणु है जो आपके पास में स्वतंत्र रूप से मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अवायवीय भी हो गया, तो फिर यहाँ पे बात कर लेंगे कि वायवीय जीवाणु भी हो सकता है कोई, तो ये वायवीय जीवाणु भी हो सकता है। और यहाँ पे वायवीय जीवाणु है एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एजाइल, एजोटोबैक्टर है एजाइल, आप एजोटोबैक्टर भी याद रख सकते हैं, एजोटोबैक्टर एजाइल। और एक इसकी ओर जाती है आपके पास में क्रूकोकर्म, क्रूकोकर्म क्या है, एजोटोबैक्टर एजाइल या एजोटोबैक्टर क्रूकोकर्म। आपके पास में एजोटोबैक्टर की दो जातियां हैं जो वायवीय रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, अर्थात ऐसे जीवाणु हैं ये जो वायु की उपस्थिति में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और साथ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जबकि अवायवीय जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रहते हैं। अब थर्ड कंडीशन आपके पास में है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। और ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु सामान्यतः अवायवीय होते हैं। कैसे होते हैं, अवायवीय। तो ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैसे मैं बोलूं रोडोस्पाइरुलम, क्या है, रोडोस्पाइरुलम
कौन है? रोडोस्पाइरुलम रूब्रम। रोडोस्पाइरुलम रूब्रम आपके पास में जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। रोडोस्यूडोमोनास कह सकते हैं, तो ये रोडोस्यूडोमोनास ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यहां पे क्रोमेशियम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्रोमेशियम। ये जीवाणु भी आपके पास में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल सटीक याद रखने हैं। क्लोस्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु है, एजिटोबैक्टर वायवीय जीवाणु। यहाँ पे क्रोमेशियम आपके पास में बात करते हैं, रोडोस्पाइरुलम की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब उसके बाद में मैं कहूं कुछ फंगस भी हो सकती है। कवक में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वह है आपके पास में ईस्ट या एस्कोमाइसिटीज के सदस्य। ईस्ट या एस्कोमाइसिटीज के सदस्य क्या करते हैं? कवक हैं, फिर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे। 5 इंपोर्टेंट है सबसे, 5 जो पॉइंट है इंपोर्टेंट है। कुछ शैवाल है, ये कह सकता हूं साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल, इनका दूसरा नाम क्या है? नीले हरे शैवाल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीले हरे शैवालों को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक आपको पता है मोनेरा में रखे जाते हैं, मोनेरा में आपके पास में जनरली क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया है जो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसमें सबसे इंपोर्टेंट नाम है नोस्टॉक। क्या है? नोस्टॉक एनाबीना। एनाबीना। तो यहाँ पे नोस्टॉक एनाबीना या ओसिलेटोरिया, तो ये सब आपके पास में क्या है? ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे आपके पास में नीले हरे शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि नोस्टॉक और एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों कर पाते हैं, या इनमें विशेष रूप से क्या ऐसी संरचना उपस्थित होती है जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में इंपोर्टेंट रूप से नाम आता है, ये है हेटेरोसिस्ट सेल। क्या पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट कोशिका। हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है। आपसे पूछा जाए हेटेरोसिस्ट कोशिका का कार्य क्या है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो हेटेरोसिस्ट कोशिका का संबंध किससे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, साथ में नोस्टॉक एनाबीना से। और ये नीले हरे शैवाल हैं जिनमें हेटेरोसिस्ट कोशिका पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये जितने भी आपके पास में स्वतंत्र रूप से हैं, और स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब आता है सहजीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं, उनको आप ये कहेंगे सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। मिलकर इसको किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना भी होगा आपने। राइजोबियम जीवाणु। क्या है? राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जीवाणु ये किसके साथ में सहजीवी रूप से पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के साथ में। लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? लेग्यूमिनेसी कुल की पादपों की जड़ों में। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वहां पर ग्रंथि का निर्माण करता है, नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में उस नोड्यूल में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है ये बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे अपन। तो राइजोबियम जीवाणु है, उसी प्रकार एजो राइजोबियम है। क्या है? एजो राइजोबियम। एजो राइजोबियम है। और ये जो राइजोबियम भी आपके पास नॉन लेग्यूमिनस, ये नॉन लेग्यूम जो प्लांट हैं उनके स्टेम में
कहाँ पाया जाता है? स्टेम में सजीवी रूप से आपके पास में क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो एजो राइजोबियम तो आपके पास में स्टेम में क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और साथ में आप ये कहेंगे राइजोबियम किसमें? जड़ों में। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे बात करूं मैं कि नोस्टॉक एनाबिना, तो एक टेरिडोफाइट है एजोला। क्या है? एजोला। क्या है ये? टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट है ये, नोस्टॉक या एनाबिना, तो नोस्टॉक एनाबिना के साथ में साहचर्य रूप से क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नोस्टॉक एनाबिना अलग से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकती है, या एजोला के अंदर इनकी कॉलोनी पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये आपके पास में क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये आप ये कह सकते हैं कि चावल के खेतों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? चावल के खेतों में। तो चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य जो कार्य आपके पास में कारण है वो नोस्टॉक एनाबिना साथ में एजोला टेरिडोफाइट का साहचर्य है। नोस्टॉक एनाबिना का साहचर्य किसके साथ होगा? एजोला नामक टेरिडोफाइट के साथ में, और ये सजीवी रूप से आपके पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। उसी प्रकार आपके पास में एक फ्रेंकिया सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? फ्रेंकिया। और ये फ्रेंकिया भी एल्नस आपके पास में प्लांट है, उसके साथ में सजीवी रूप से क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? सजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। कौन? एल्नस प्लांट के साथ में कौन कर रहा है? फ्रेंकिया। तो इस प्रकार आपके पास में कि ये कंप्लीट पूरा का पूरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण को मैंने पढ़ाया है, आपके पास में डिवाइडेशन किया है सजीवी रूप से और असजीवी रूप में, जो जैविक रूप से बताया। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया अजैविक रूप से, जिनमें वायुमंडल या पर्यावरण है, और साथ में औद्योगिक रूप से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो ग्रंथि का निर्माण या नोडल फॉर्मेशन है कैसे होता है। धन्यवाद।